आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी का चैप्टर ऑर्डर 14 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कि बात करता है विवादकों का स्त्रीकरण और विधि विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है बाद का अवधारण। जो इंग्लिश मीडियम है वो भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर 14 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और ऑन इशू अग्रीड अपॉन। जो ये ऑर्डर 14 है, इसमें केवल 7 रूल दिए गए हैं। फर्स्ट, मैं इसको शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फ्रेमिंग ऑफ इशू, इशू को फ्रेम कैसे किया जाएगा। एंड सेकेंड, टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू, कोर्ट है कोर्ट टू, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। एंड रूल नंबर 3, materials from which issue may be framed. Rule number 4, court may examine witness or documents before framing issue. रूल नंबर 5 पर एक नज़र डालिए। पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। रूल नंबर 6, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ may be agreement be stated in form of issues. फिर से रिपीट कर रहा हूँ रूल नंबर 6 को। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मे बी एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इशू। रूल नंबर 7, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज हम जो ऑर्डर पढ़ने वाले हैं 14, और 14 में 7 रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर फर्स्ट, विवादकों की विरचना। रूल नंबर सेकेंड, न्यायालय द्वारा सभी विवादकों का निर्णय सुनाया जाना। रूल नंबर 3, वह सामग्री जिससे विवादकों की विरचना की जा सकेगी। रूल नंबर 4, न्यायालय विवादकों की विरचना करने के पहले साक्ष्यों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा। रूल नंबर 5, विवादकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति। रूल नंबर 6, तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादकों के रूप में कथित किए जा सकेंगे। रूल नंबर 7, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि करार का निष्पादन सद्भाव पूर्वक हुआ था तो वह निर्णय सुना सकेगा। अब हम सीधे चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले विवादकों की विरचना, फ्रेम ऑफ इशू कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, विवादकों की विरचना। सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। विवादक तब पैदा होते हैं जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ इशू। सब रूल नंबर फर्स्ट पर नज़र डालिए। Issues arise when a material propositions of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other. Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied
बाय अदर पार्टी, किसी भी एक पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जाए और दूसरे पार्टी के द्वारा उसे डिनाई किया जाए। तो इसी का मतलब एक्चुअली क्या है, जो कॉज ऑफ एक्शन होते हैं वो कॉज ऑफ एक्शन पर इशू बनाए जाते हैं। क्या इसी पर जजमेंट जो डिपेंड होता है, इसका जजमेंट में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रोल है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि जितने भी कॉज ऑफ एक्शन हैं उसके आधार पर फैक्ट एंड इशू बनाए जाते हैं और उन इशू का जो आंसर है वो एविडेंस के आधार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहेंगे या फिर सीजे फर्स्ट सीजे सेकंड जिसके यहाँ भी केस लगाया गया है, जो सिविल जज हैं, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस जो लगाया गया है या जो सुनवाई कर रहे हैं वो इनके आंसर एविडेंस के आधार पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। आंसर यदि हाँ में मिलता है या ना में मिलता है, उसके आधार पर जजमेंट आगे बढ़ता है कि जजमेंट में उसे कन्विक्टेड किया जाए, किसके फेवर में केस जाएगा, ये फैक्ट एंड इशू पर ही डिपेंड होता है। तो देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग, जो सब रूल नंबर फर्स्ट था इसमें हमने पढ़ा कि विवादक तब पैदा होते हैं, कब पैदा होते हैं, जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है। भाई जो कॉज ऑफ एक्शन था कोई भी, इसी बात पर तो तभी तो केस कोर्ट में जाता है। एक व्यक्ति उसे सहमत होता है, दूसरा व्यक्ति उससे सहमत नहीं होता है, उसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है, तो मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो यानी कि एक व्यक्ति उसे स्वीकार कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे डिनाई कर रहा है, तो इस आधार पर जो विवादक हैं वो पैदा होते हैं, मीन्स वो अराइज होते हैं। और जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक, देखिए यहाँ कहा गया या तो कोई फैक्ट होगा या कोई लॉ का वायलेशन होगा, उसी आधार पर तो कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होगा। सेकेंड नंबर सब रूल नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। तात्विक प्रतिपादनाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएं हैं जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अभिकथित करना होगा या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा। यहाँ पर देखिए जरा क्या बोल रहे हैं, ये फिर से ध्यान देते हैं। कहा गया कि तात्विक प्रतिपादनाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएं या तो लॉ ऑफ क्वेश्चन हो सकता है या फैक्ट एंड इशू हो सकता है, जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी अपना अधिकार दर्शित करता है और वो अभिकथित करना होगा कि मेरा ये राइट है और इसका वायलेशन हो रहा है, या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा। तो कहा गया कि जो फैक्ट एंड इशू है उसमें है क्या, एक वादी जो केस रजिस्टर्ड कर रहा है वो बोल रहा है भाई मेरे जो राइट्स हैं, जो मेरे अधिकार हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, और प्रतिवादी अपने प्रतिरक्षा कर रहा है, बोले नहीं ये बात ऐसी नहीं, ये बात ऐसी। जिसमें दो मैटर हो सकते हैं, या तो कोई तथ्य का मैटर हो सकता है या कोई लॉ का मैटर हो सकता है, इस विधि का। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आ गया कि मटेरियल प्रपोजिशंस आर दोज प्रपोजिशंस ऑफ लॉ और फैक्ट which a plaintiff must allege in order to show a right to sue, or a defendant must allege in order to constitute his defense. देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। जो फैक्ट इन इशू का मैटर है, ये जजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो कॉज ऑफ एक्शन है। आप सवाल ये आता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि जो झगड़े की जड़ है, जड़ क्या है, क्यों लोग लड़ रहे हैं। तो उन्होंने किसी मैटर पे केस लगाया कि जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं प्लॉट पर, कि सर इसने मेरा प्लॉट दबा लिया और इसके बाद इस पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो ए नाम का एक व्यक्ति है, एक बी है
और ए नाम के व्यक्ति ने, जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कोई प्लॉट परचेज किया और इसके बाद जो बी नाम का व्यक्ति है, बी ने इस प्लॉट पर अपना पोजीशन बना लिया, यानी कि कब्जा बना लिया और ये इसे खाली नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जो ये प्लॉट एक्चुअल में खरीदा किसने? ए ने। कब्जा किसने बना लिया? बी ने। ये झगड़ा है। अब यहाँ पर अगर ये कोर्ट जाए तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये डिसीजन होना होगा कि भाई ये प्लॉट है किसका। तो ए से भी कहा जाएगा भाई आप भी अपने डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, बी से भी कहा जाएगा आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स कीजिए। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पाया गया कि जो प्लॉट है ना वो वास्तविक में ए नाम के व्यक्ति का ही है। तो वो कैसे पता लगाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन जो था ना, कि कॉज ऑफ एक्शन क्या था कि ये प्लॉट किसका है। अब इससे संबंधित फैक्ट एंड इशू बनाए जाएंगे। जो भी न्यायाधीश केस की सुनवाई करते हैं वो सबसे पहले यहाँ फैक्ट एंड इशू को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, इस फैक्ट एंड इशू का मतलब है क्या क्या चाहिए, इसका जो ए का जो प्लॉट है ना, इसको साबित करने के लिए किन किन चीज़ों को हमें सर्च करना होगा। सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो प्लॉट है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या वादी जो ए है, ए ने जो प्लॉट है वो खरीदा है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गए। तो ये जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं इन्हीं को फैक्ट एंड इशू कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या, प्रतिवादी बी के द्वारा जब कब्जा किया जा रहा था या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या प्रतिवादी के द्वारा कब्जा 30 वर्ष पुराना है, 30 वर्ष से है, मान लो ऐसा होता है तो इसका हक टाइटल हो जाता है। तो इसका आंसर किस में आएगा? यहाँ आंसर मान लीजिए आता है नहीं, इसने बस अभी 2 महीने से कब्जा कर रखा है जब से केस रजिस्टर्ड हुआ। इसका आंसर आता है हाँ। तो ये हाँ और ना कैसे आया? इसके लिए कुछ ना कुछ एविडेंस हुए होंगे, एविडेंस में इसने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, कोर्ट ने सर्च करवाया होगा। तो यहाँ पर ये जब ए का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर पाने के लिए न्यायाधीश को वो सभी एविडेंस चाहिए। किसने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई होगी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। दूसरा, 2 गवाह भी होंगे। तीसरा, रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी एंट्री भी होगी। जिससे ख़रीदा था उससे कोई विवादित स्थिति नहीं थी। जब इन सभी ये जो है ना, ये सभी एविडेंस मिल जाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ न्यायाधीश इसके आंसर में लिखेंगे तभी इसका आंसर हाँ या ना में मिलेगा। यहाँ लिखा जाएगा, इसकी विरचना की जाती है। विरचना का मतलब इसको एक्सप्लेन किया जाता है और जजमेंट में क्लियर दिखता है कि एविडेंस में इनकी रजिस्ट्री पाई गई, 2 गवाह थे जिनके सामने रजिस्ट्री की गई, विक्रेता कौन था जिससे इन्हें ख़रीदा। दूसरा, यहाँ पर देखिए 4th नंबर में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से कब किस डेट में ख़रीदा गया, इसका पूरा विवरण यहाँ पर लिखते हुए ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये कहा जाएगा कि हाँ, इसका जवाब हाँ में मिलता है कि का है और इसी के आधार पर फिर आगे जजमेंट। अब यहाँ बी की तरफ का भी राइट देखा जाएगा कि बी ने कब्जा कब बनाया, क्यों बनाया। भाई बी का कब्जा बना कैसे? जब प्लॉट ए खरीद रहा है और इससे पहले किसी जेड नाम के व्यक्ति का था ये, तो क्या जेड के समय से ही बी ने कब्जा कर लिया तब ए ने खरीदा, या फिर जब ए ने खरीदा उसके बाद? तो इसका पूरा विवरण यहाँ लिखा जाएगा। 30 वर्ष का अगर होता है, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं, जिसने 12 वर्ष का कब्जा बना लिया उसका सुखाचार का अधिनियम एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि ईसमेंट एक्ट। अगर उसने 30 साल तक बना लिया तो हक टाइटल उसको मिल सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, तो कोर्ट ये भी सर्च करेगा भाई इसका कब्जा हुआ कैसे। अब अगर इसका 30 साल से 50 साल से कब्जा है यहाँ पर, तो ये 50 साल तक कहाँ था या 30 साल तक कहाँ था? 30 साल तक इसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो इसका भी यहाँ राइट बन जाएगा कि भाई इसने खरीदा तो है पर ये 30 साल से गायब है, 40 साल से गायब है, मिला नहीं।
तो क्या प्रतिवादी ने अगर 20-30 साल तक यहाँ पर इसकी देखरेख की है, तो क्या बी को ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, इसने अपना घर बना लिया यहाँ, तब तक ये क्यों नहीं आया? तो इसका भी राइट बन जाता है कि 30 साल तक जिस व्यक्ति ने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई घर बना लिया, उस पर रहना शुरू किया, 12 साल में उसने सुखाचार का जो राइट था वो पा लिया, उसके बाद फिर 30 साल तक वो बना, तो ये इसका मालिकाना हक मिल गया इसको, तो क्या इसको अब यहाँ से हटाया जाएगा? तो फिर नहीं हटाया जाएगा। तो कहा जाएगा हाँ, भले ही ये ने खरीदा हो, लेकिन बी को डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता। या तो ये से इतना कंपनसेशन दे कि बी की व्यवस्था कहीं दूसरी जगह हो पाए, और जब इसे 30 साल बीत गए हैं तो इसे मालिकाना हक प्राप्त हो गया, तो बी को नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरह से केस का जो जजमेंट होगा, ये जो फैक्ट एंड इशू है, इसका ये बड़ा जो आप 14 में पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है गाइस इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये आसानी से क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या हो गया, आपको एक तो प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट का मैटर समझ में आएगा कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए मटेरियल प्रोपोजिशंस आर दोज propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right। तो जो plaintiff है वो अपना right दर्शाता है किसमें, और डिफेंडेंट मस्ट allege in order to constitute his defense। तो जो डिफेंडेंट है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो अपना डिफेंस कर रहा है कि साहब मैंने यहाँ 30 साल से, मैंने 40 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, मुझे यहाँ किसी ने ना रोका ना किसी ने कुछ किया, मैंने अपना घर बना लिया इतने दिन तक, ये थे कहाँ। तो इस टाइप के जो होता है तो वो अपना डिफेंस करता है। डिफेंस में जो लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस होंगे उसको भी रिलीफ मिलेगा कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। अब उसने इतने दिन देख रेख किया, उस प्रॉपर्टी को सही कर रखा, संभाल कर रखा, तो उसका कुछ ना कुछ राइट तो बनता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 12 ईयर्स अगर किसी ने कब्जा बना करके रखा हुआ है तो उसका राइट क्या बनता है, अभी जस्ट बताया हुआ था। और 30 ईयर्स तक अगर बना के रखा है तो उसका राइट क्या बनता है, उसके आधार पर यहाँ टाइटल का हो जाता है, और यहाँ पर ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका राइट बन जाता है, और ये सुखाधिकार ये पा सकता है। अब चलिए यहाँ पे रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। देखिए क्या कह रहे हैं, ईच मटेरियल प्रपोजिशंस affirmed by one party and denied by the other shall from the subject of distinct issue। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 पे कहा जा रहा है कि एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रतिख्यात हर एक तात्विक प्रतिपादना एक सुभिन्न विवादक का विषय होगी। तो कहा जा रहा है कि एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात किया जा रहा है और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात। एक के द्वारा यहाँ स्वीकार की बात कर रहे हैं और दूसरे के द्वारा डिनाई किया जा रहा है। तो हर एक जो है वो तात्विक प्रतिपादना एक सुभिन्न विवादक का विषय होगी, ये एक अलग फैक्ट एंड इशू का एक पार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या बोल रहे हैं ये, ईच मटेरियल प्रपोजिशन अफर्म by one party and denies by the other shall from the subject of distinct issue। ये एक अलग फैक्ट एंड इशू का पार्ट है। 4 नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इशूज आर ऑफ टू काइंड्स। इशू कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक इशू ऑफ फैक्ट और दूसरा इशू ऑफ लॉ। एक ये फैक्ट का इशू होगा और दूसरा लॉ के आधार पर होगा, एक तथ्य का और दूसरा विधि का। हिंदी मीडियम में जरा ध्यान दीजिएगा, विवादक 2 किस्म के होते हैं, फर्स्ट तथ्य विवादक और खा विधि विवादक। रूल नंबर 5 पर एक नज़र डालिए। सब रूल नंबर 5 पर एक, न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात और आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात। देखिए क्या कहा जा रहा है, न्यायालय प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को और यदि कोई, पहले तो वाद पत्र को देखेंगे और दूसरा कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात और आदेश 10 और नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात
तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात यह अभी निश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है। वाद पत्र को देखेंगे, फिर कोई लिखित कथन किए गए हैं उनको देखेंगे, और इसके पश्चात जो पक्षकार हैं वो और उनके जो प्लीडर हैं, जो उनके एडवोकेट हैं, उन सबको सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय ये अब निश्चित करेगा सबसे पहले कि तथ्य या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में, यानी कि जो तथ्य हैं या कोई विधि का प्रश्न है, किस बारे में दोनों में मतभेद है, क्यों लड़ाई हो रही है, और तब वह उन विवादकों की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है। तो केस को, इन सब को सुनने के बाद, सारी चीज़ों का अभिलेखन करने के बाद, रिकॉर्ड पर लेने के बाद में फिर कोर्ट आगे की जो कार्रवाई करेगा जिनके बारे में प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है। तो जो जितने भी वाद पत्र मिले, लिखित कथन मिले, उनकी जो परीक्षा हुई, उनमें जो तथ्य मिले, फैक्ट लॉ के जो फैक्ट्स मिले, उनको सबको सुनने के बाद फिर कोर्ट आगे का निश्चय करेगा कि केस को किधर मॉड्यूल करना है, किसको रिलीफ देना है। सब रूल नंबर 6 पर एक नज़र डालिए। इस नियम की कोई भी बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह उस दशा में विवादक, विरचित और अभिलिखित करे जब प्रतिवादी वाद की पहली सुनवाई में कोई प्रतिरक्षा नहीं करता है। मान लीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए, इस नियम की कोई भी बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करती है कि उस दशा में विवादक, विरचित और अभिलिखित करे। किस दिशा में? विवादक इशू कब बनाए? विरचित का मतलब यहाँ पर बनाना, जब प्रतिवादी वाद की पहली सुनवाई में कोई प्रतिरक्षा नहीं करता। पहले तो जब केस रजिस्टर्ड किया गया तो प्रतिवादी को प्रतिरक्षा करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए इसके लिए आप ऑर्डर 8 में पढ़ चुके हैं कि जिस दिन उसे समन इशू किया गया, केस रजिस्टर्ड होने से 30 दिन के अंदर उसे समन इशू किया जाना चाहिए, और जिस दिन से उसे रिसीव हुआ उसे 30 दिन के अंदर उसे अपना जवाब दावा पेश करना चाहिए, कि अपनी प्रतिरक्षा करनी चाहिए। अगर वो फेल होता है तो कितने दिन का टाइम देना चाहिए, जल्दी से बताइए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? 90 डेज। याद आए? बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो यहाँ 90 डेज तक का उसको मैक्सिमम टाइम कोर्ट दे सकता है अगर नॉर्मल केस है तो, और अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो जल्दी से बताओ, अगर बिजनेस 120 डेज। ट्रांजेक्शन तो 120 डेज तक का। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी प्रतिरक्षा करे। भाई विवादक इशू तो तभी बनाए जाएंगे जब प्रतिवादी उपस्थित हो जाए। अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो एक पक्षी कार्रवाई भी की जा सकती है, ये भी कोर्ट को अधिकार होता है। लेकिन सबसे पहले ये कि यहाँ पर वो पहले अपनी प्रतिरक्षा करे, और दोनों पक्षकार जब उपस्थित हों तो वास्तविक में कहा जाता है कि किसी के साथ न्याय हुआ है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूल नंबर हम लोग 2 पढ़ रहे हैं, 2 पर एक नज़र डालिए। इतना सभी को क्लियर है ना गाइस? किसी को ऐसा तो नहीं जिसे समझ में ना आ रहा हो? थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि हाँ टिपिकल है, लेकिन हाँ जजमेंट अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल इसमें आपको ये हेल्प करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 2 पर हम एक बार नज़र डालते हैं। कहा गया कि न्यायालय द्वारा सभी विवादकों का निर्णय सुनाया जाना। जितने भी फैक्ट एंड इशू जो बनाए गए थे उन पर निर्णय सभी पे सुना देंगे क्या? तो देखिए जरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सब रूल नंबर 1 पर इस बात के होते हुए भी कि बाद का निपटारा प्रारंभिक विवादक पर किया जा सकेगा। कहाँ किया जा सकेगा? प्रारंभिक विवादक। न्यायालय उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विवादकों पर निर्णय सुनाएगा।
इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 1। और कहा जा रहा है फर्स्ट में, इस बात के होते हुए भी कि वाद का निपटारा प्रारंभिक विवादक पर किया जा सकेगा, जो प्रारंभिक विवादक हैं उन पर किया जा सकेगा, और न्यायालय उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विवादकों का निर्णय सुनाएगा। तो जो उपनियम कौन सा है, ये 2। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं ये, जहाँ विधि विवादक और तथ्य विवादक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए हैं, विधि का विवादक हो और तथ्य का भी, यानी कि जो लॉ का विवादक प्रश्न है और दूसरा तथ्य का भी है, दोनों एक ही वाद में उत्पन्न हो गए हों, और न्यायालय की यह राय है कि मामले का उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवादक के आधार पर किया जा सकता है। मान लो न्यायालय का ऐसा मानना है कि जो विधि विवादक हैं इनके आधार पर किया जा सकता है, वहाँ यदि वह विवादक नंबर का न्यायालय की अधिकारता, और नंबर का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन से संबंधित है। तो देखिए, एक तो न्यायालय की अधिकारता से संबंधित है, और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन, जो वाद उत्पन्न हुआ, जो केस चलने वाला है उसका यहाँ वर्जन कर दिया गया। वर्जन का मतलब है कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और उसका कोई केस आगे सुनवाई नहीं हो सकती। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इससे संबंधित है तो वह पहले उस विवादक का विचारण करेगा, और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो वह अन्य विवादकों का निपटारा तब तक के लिए मुलतवी कर सकेगा। तो कहा गया कि सबसे पहले जो कोर्ट है, अगर उसे लग रहा है कि विधि के विवादक के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए तो पहले वो उनका करेंगे, और बाकी के जो विवादक इशू हैं उनको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है कि अगले अगले डेट पर जैसे जैसे एविडेंस आते जाएं, या जो भी कोर्ट को ठीक लगता है उसके आधार पर उनकी सुनवाई कर सकेगा। इतना मतलब समझ में आया? चल ध्यान दीजिए, जब तक कि उस विवादक का अवधारण ना कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवादक के निश्चय के अनुसार कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर न्यायालय की ये राय है कि मामले के या किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवादक के आधार पर किया जाना चाहिए तो वो ऐसा कर सकते हैं, और जो बाकी के फैक्ट एंड इशू जो बनाए गए हैं उनका, यानी कि तथ्य के आधार पर भी जो बनाए गए हैं उनका विचारण के लिए या विधि के और दूसरे प्रश्नों के विचारण के लिए अगले समय पर किया जा सकता है। तो देखिए, कई बार हम लोगों ने पढ़ा, डिक्री के बारे में भी आपने पढ़ा, क्या डिक्री पार्शली हो सकती है, जिसको आप लोग पढ़ते थे भागता, भागता समझते हैं, पार्शली। अगर 10 कॉज ऑफ एक्शन है, 10 में से अगर 2 का पहले कर दिया गया तो क्या हो गया, ये पार्शली डिक्री हो गई। तो बाकी के बचे 8 धीरे धीरे करके उनकी सुनवाई की जा सकती है। रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। रूल नंबर 2 से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी, जिसको समझना आया वो प्लीज़ बताइए। हेलो, क्लियर है सर। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। वह सामग्री जिससे विवादकों की विरचना की जा सकेगी। न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री से या उनमें से किसी से विवादकों की विरचना कर सकेगा। तो देखिए, जो न्यायालय के पास में जितने भी जो एविडेंस हैं उनके आधार पर विवादकों की विरचना को आप रचना पढ़ सकते हैं। वो रचना दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विवादक जो हैं, फैक्ट एंड इशू हैं, उनको बनाया जा सकेगा। जो भी एविडेंस हैं उनके आधार पर जो भी कोर्ट में जैसे प्लाइंट उपस्थित किया गया, कुछ कथन किए गए, एडवोकेट्स के आर्गूमेंट्स भी हैं उसमें इंक्लूड, और जो पक्षकार हैं उनके भी कथन उसमें इंक्लूड किए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए। तो जितने भी इनको हम बोलते हैं सामग्री, और इन सामग्री के आधार पर विवादकों का निर्माण किया जा सकेगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग का नंबर पर
पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पर किए गए कोई भी अभिकथन। तो कौन कौन पक्षकारों के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट, या उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ है उनके द्वारा, या ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पत्र पर किए गए जो अभिकथन है वो। खा अभिवचनों या बाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तरों में किए गए अभिकथन, जो अभिवचन किए गए हैं या बाद में परिदत्त परिप्रश्न किए गए हैं, उनके आधार पर जो अभिकथन किए गए, उनके उत्तर में जो अभिकथन किए गए हैं वो। गा नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। तो जो दोनों पक्षकार हैं उनके द्वारा कोई भी पेश की गई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर, उसमें जो लिखा गया है उनके आधार पर भी क्या किया जा सकता है, विवादकों की विरचना की जा सके। तो ये बताए गए 3 पॉइंट्स का, खा और गा, जो हम अभी बात कर रहे थे आपसे, पक्षकारों के द्वारा या फिर उनकी ओर से कोई उपस्थित किए गए व्यक्ति हैं, प्लीडर हैं, उनके द्वारा शपथ पत्र पर जो अभिकथन किए गए हैं, अभिवचन किए गए हैं, प्रदत्त परिप्रश्न किए गए हैं, उनके आधार पर ये विवादकों की रचना की जाएगी और उनके आंसर सर्च करके फिर जजमेंट की तरफ बढ़ा जाएगा, यानी कि निर्णय की तरफ। गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। तो दोनों पक्षकारों ने कोई डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, उनके अंदर जो उसमें अंतर्वस्तु में लिखा गया है उनके आधार पर यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, जल्दी से बताओ, विवादकों की विरचना की जा सकेगी। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं आप? रूल नंबर 3। इतना क्लियर हुआ क्या गाइस? जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। चलिए रूल नंबर 4 पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। न्यायालय विवादकों की विरचना करने के पहले साक्ष्यों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा। परीक्षा का मतलब क्या? वही 5 प्रश्न हल करो ऐसा, जैसे पेपर में आता है कि नहीं, 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नीचे 5 प्रश्न लिख देते हैं और वो 5 के कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन भी बना देते हैं, है ना? अच्छी बात नहीं होती वैसे, ऐसा होता है ना, कहेंगे 5 और अथवा अथवा में बहुत सारे कर देते हैं। नो सर। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। वेरिफिकेशन है सर इसमें। हाँ वही देखिए, न्यायालय विवादकों की विरचना करने के पहले, जब फैक्टिंग इशू बनाए जा रहे हैं उससे पहले कोर्ट क्या कर सकेगा, साक्षियों की, जो विटनेस हैं वो, और जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो दस्तावेजों की क्या करेगा, परीक्षा कर सकेगा। इन सब को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें लग रहा है कुछ ओरिजिनल मंगाने हैं, कुछ को देखना है या कुछ मिसमैच है या कुछ भी, तो उन सबको देखने के जब वो विवादक इशू बनाए जाएंगे, यानी कि विवादकों की जो रचना की जाएगी, विरचना की जाएगी, उससे पहले जितने भी विटनेस हैं उनको, और जो दस्तावेज जो भी पेश किए गए हैं, जो नहीं किए गए, जो रह गए हैं, उन सब को पहले, उन सब की पहले परीक्षा करेंगे और फिर इसके बाद आगे फैक्ट एंड इशू बनाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जहाँ न्यायालय की यह राय है कि किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किए बिना जो न्यायालय के सामने नहीं है, या किसी ऐसी दस्तावेज का निरीक्षण किए बिना जो बाद में पेश नहीं की गई, विवादकों की ठीक ठीक रचना नहीं की जा सकती। वहाँ वह विवादकों की विरचना किसी ऐसे दिन के लिए स्थगित कर सकेगा जो 7 दिन के पश्चात का ना हो। कितना टाइम पीरियड दिया गया? 7 डेज का। एक बार सब लोग अपने बैरेक्ट में चेक कर लीजिए, क्या टाइम पीरियड 7 डेज ही या कुछ चेंज हुआ है? देखिए जल्दी से। 7 डेज। इसको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। कहा गया कि अगर कोई
पक्षकारों में से कोई विटनेस है, किसी भी पक्षकार का विटनेस हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट से जो पेश नहीं किया गया, उसके लिए कितने टाइम के लिए स्थगित की जा सकती है? तो कहा गया 7 डेज के लिए। और अगला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तत्व समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन रहते हुए, जो एट द टाइम, एट द मोमेंट, जब जिस समय कोर्ट चल रहा है उस समय कोई भी विधि प्रवृत्त है, यानी कि जो लागू है, समन या अन्य आदेश का द्वारा विवश करके किसी व्यक्ति को हाजिरी करा सकेगा। तो उस व्यक्ति के लिए जिसको हाजिर करना आवश्यक है, जिसके बिना विवादकों की विरचना ठीक ठीक नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर समन या कोई भी अन्य आदेश का, चाहे तो वारंट भी इशू कर सकता है, विवश करके किसी व्यक्ति को हाजिर करा सकेगा, या उस व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को पेश करा सकेगा जिसके कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज है। क्लियर हुआ कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि विवादक इशू ठीक ठीक नहीं बनाया जा सकता, कोई डॉक्यूमेंट है जो पेश नहीं किया गया, या किसी व्यक्ति की हाजिरी आवश्यक है, तो उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है? जल्दी से बताओ, सब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 7 दिन के भीतर उपस्थित करने के आदेश दे सकता है। आदेश दे सकता है, जिसमें समन या अनादेश का भी शामिल है। जिसमें समन तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा वारंट वगैरह जो आवश्यक हो वो कोर्ट यहाँ पे कर सकता है। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं आप? रूल नंबर 4। और ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑर्डर आप 14 पढ़ रहे हैं। प्लीज़ माइक ऑफ कीजिएगा। रूल नंबर 5 पर एक बार नज़र डालिए। विवादकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति। जो विवादक हैं, क्या उनमें संशोधन किया जा सकता है? क्या उन्हें काटा भी जा सकता है? और ये पावर किसके पास है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं, सब रूल नंबर 1 पर एक नज़र डालिए। कहा गया कि न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे विवादकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवादकों की विरचना कर सकेगा, और सभी ऐसे संशोधन या अतिरिक्त विवादक जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों के अवधारण के लिए आवश्यक हों, इस प्रकार संशोधित किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। कहा गया कि न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय जिसको उसको ठीक लगता है कि न्याय हित में है, तो सबसे पहले विवादकों का संशोधन, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा, अतिरिक्त विवादक बना सकेगा। सभी जितने भी विवादक हैं उनमें संशोधन कर सकते हैं, और अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो यहाँ बनाया जा सकता है। दूसरा, उन्हें संशोधित किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ सब रूल नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे किन्हीं विवादकों को काट सकेगा जिनके बारे में उसे प्रतीत होता है कि वे गलत तौर पर विरचित या पुनर्स्थापित किए गए। अगर उन्हें लग रहा है न्यायालय को कि कोई भी विवादक इशू है वो गलत बन गया है, तो उसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट रूल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? क्वेश्चन पर एक नज़र डालिए। कब? ये लाइन को ज़रा ध्यान दीजिए। न्यायालय डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। देखो ज़रा, ये पढ़ने में नॉर्मल लग रही है आपको, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा सा बनता। देखिए, किसी भी समय, तो ये कहा गया ना। इसके बाद ऑप्शन में यहाँ देखिए, विवादकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति न्यायालय को है। 4 ऑप्शन होंगे, जैसे में से एक ऑप्शन ये भी दिखेगा और दूसरे 3-4 कोई भी हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि न्यायालय कब काट सकता है, उन्हें कब उनमें संशोधन कर सकता है। संशोधन के लिए भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्हें काट देने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसा कर सकता है। रूल नंबर 6 पर एक नजर डालिए। तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादकों के रूप में कथित किए जाएंगे। कैसे? कहा गया कि तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादकों के रूप में कथित किए जाएंगे।
यानी एग्रीमेंट के थ्रू, जहां बाद के पक्षकार तथ्य के या विधि के ऐसे प्रश्न के बारे में रजामंद हो गए हैं जो उनके बीच विनिश्चित किया जाना है। क्या जा रहा है कि जहां बाद के जो पक्षकार हैं दोनों, वादी और प्रतिवादी, तथ्य के या फिर विधि के किसी भी ऐसे प्रश्न पर रजामंद हो गए हैं जो उनके बीच निश्चित किया जाना है अभी, वहाँ वे उसका विवादक के रूप में कथन कर सकेंगे और लिखित रूप में इकरार कर सकेंगे कि ऐसे विवादक पर न्यायालय के सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्ष पर कौन कौन से, देखिए का नंबर, खा और गा। का को सबसे पहले पढ़ लीजिए एक बार। ऐसी धनराशि जो करार में निर्दिष्ट है या न्यायालय द्वारा या ऐसी रीति से जो न्यायालय निर्देश करे अभी निश्चित की जानी है, पक्षकारों में से एक के द्वारा उनमें से दूसरे को संदत्त की जाएगी या उनमें से एक पक्षकार ऐसे किसी अधिकार का हकदार या ऐसे किसी दायित्व के अधीन घोषित किया जाएगा जो करार में निर्दिष्ट है। तो देखिए यहाँ कहा गया कि जहाँ बाद के जो पक्षकार हैं वो तथ्य के या विधि के या किसी ऐसे प्रश्न पर रजामंद हो गए हैं, उनमें समझौता करना चाहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का हम समझौता करना चाहते हैं, तो उसमें जैसा न्यायालय निर्देश दे उसके आधार पर वहाँ पर किसको, अगर पैसे का मैटर है तो किसी को संदत्त करने का मैटर आता है, तो जैसा जिसके ऊपर दायित्व होगा वो उसके आधार पर उसे स्वीकार कर लेंगे, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, दोनों में से कोई भी। तो कहा गया देखिए न्यायालय के सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। हाँ में ज़रा ध्यान दीजिए, कोई संपत्ति जो करार में निर्दिष्ट है, कोई भी संपत्ति है जो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई की गई है और बाद में विवादग्रस्त है और जो केस रजिस्टर्ड किया गया उसमें विवादग्रस्त रखी गई है। अब जरा ध्यान दीजिए, पक्षकारों में से एक द्वारा उनमें से दूसरे को या ऐसे प्रदत्त की जाएगी जैसे कि वह दूसरा निर्देश करे। तो देखिए ये कहा गया कि कोई संपत्ति जो करार में निर्देश जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें स्पेसिफाई की गई और बाद में भी उससे संबंधित केस भी रजिस्टर्ड किया गया है, तो पक्षकारों में से एक के द्वारा उनमें से दूसरे को ऐसे प्रदत्त की जाएगी जैसे कि वह दूसरा उसे निर्देश करे, दूसरा व्यक्ति जो दूसरा पक्षकार है उसे जैसा निर्देश दे कि भाई ये किस टाइप से इसको मुझे चाहिए, तो उस आधार पर उसे उस संपत्ति को प्रोवाइड करना हो। गाँव में ज़रा ध्यान दीजिए, पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकार करार में निर्दिष्ट और विवादग्रस्त बात से संबंधित कोई विशिष्ट कार्य करेंगे या करने से विरत रहेंगे। तो यहाँ कहा गया कि देखिए पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकार जितने भी हैं, करार में जैसा जो एग्रीमेंट किया गया था उसके अनुसार यहाँ विनिर्दिष्ट और विवादग्रस्त बात से संबंधित कोई भी विशिष्ट कार्य करेंगे या करने से अपने आप को विरत रखेंगे। विरत का मतलब होता है अपने आप को एब्सटेंड कर करके भी रख सकते हैं, फिर भी विरत, एब्सटेंड और विरत का मतलब उसे अलग करके रखेंगे, या तो कोई कार्य करेंगे या तो नहीं करेंगे, ऐसा ये दोनों पक्षकार अपने उसमें कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, न्यायालय के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक जो भी निष्कर्ष हो इसके आधार पर ये तीनों कार्य करेंगे। रूल नंबर 7 पर एक नजर डालिए। यदि न्यायालय का समाधान हो जाता कि करार का निष्पादन सद्भावपूर्वक हुआ था तो वह निर्णय सुना सकेगा। अगर मान लीजिए न्यायालय का ये समाधान हो जाता, जो एग्रीमेंट किया गया था वो सद्भावपूर्वक किया गया था, इसका जो निष्पादन है ना वो सद्भावपूर्वक हुआ था, तो वह आगे का निर्णय सुना सकेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जहाँ न्यायालय का ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे या समाधान हो जाता है का करार पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था, जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसी के अनुसार किया गया था। खा पूर्वोक्त प्रश्न के विनिश्चय में उसका सारवान हित है। गा वह इस योग्य है कि उसका विचारण और विनिश्चय किया जाए, तो वहाँ वह उस विवादक को अभिलिखित करने और उसका विचारण करने के लिए अग्रसर होगा। कौन, न्यायालय। और उस पर अपने निष्कर्ष या विनिश्चय उसी रीति से कथन करेगा मानो उस विवादक की विरचना न्यायालय द्वारा की गई हो, और ऐसे विवादक के निष्कर्ष या विनिश्चय के आधार पर वह करार के निबंधनों के अनुसार निर्णय सुनाएगा और इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
और उस पर अपने निष्कर्ष या निश्चय उसी रीति से कथन करेगा मानो उस विवादक की विवेचना न्यायालय द्वारा की गई हो। जैसे जो रूल नंबर आपने 6 में पढ़ा, किसी विवादक पर दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं और वो सद्भावपूर्वक अपना कोई भी एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसके आधार पर और उसी के आधार पर न्यायालय आगे उसकी सुनवाई करेगा और ऐसे विवादक के निष्कर्ष या निश्चय के आधार पर वह करार के निबंधनों के अनुसार निर्णय सुनाएगा और इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में डिक्री भी होगी। तो आज आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ी, फैक्ट एंड इश्यू क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उनकी विरचना करने के बाद उनका जो निश्चय है वो कैसे किया जाता है। तो उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपने ये ऑर्डर नंबर 14, जिसमें केवल 7 रूल हैं, आप इनको एक बार पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आता तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, फिर हम इनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। चलिए गाइस, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम जिसको समझ में आया हो प्लीज़ जल्दी से बताइएगा। नहीं? ओके है? क्लियर है।